जो सर। है इम्पॉर्टेंट सेशन है, इसमें सारे लोग आप लोग बात को सुनिए, और जिनका कल इंटरव्यू नहीं हुआ है मॉक इंटरव्यू, आज उनका मॉक इंटरव्यू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जी हम ठीक है। सबसे पहले अपने आप को सारे लोग म्यूट कर लेंगे, प्लीज़ म्यूट करिए। तो ठीक है, तो किसका सबसे पहले, कौन इस समय देगा सबसे पहले मॉक इंटरव्यू? सर मेरा ले लीजिए रूबी, सबसे पहले। चलिए सबसे पहले जी हम सर। लोग मॉक इंटरव्यू, कल रूबी का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था जो नहीं हो पाया, आज हम लोग इनका इंटरव्यू लेंगे, मॉक इंटरव्यू। ओके, तो सबसे पहले रूबी जी सर। अपना इंट्रोडक्शन आप दीजिए। सर मेरा नाम रूबी है, मैं मेरठ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। और हाल ही में मैंने पीएचडी सबमिशन करा था। मेरा पीएचडी टॉपिक वुमेन वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, मेरठ डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड था। और प्राइमरी डेटाबेस स्टडी थी। मैं मेरा एकेडमिक ईयर जो था बीए एमए सेम्स इंस्टीट्यूशन आरजीपीजी कॉलेज मेरठ से रहा है। और मैं अभी वर्तमान समय में अभी सुभारती कॉलेज में पढ़ाती थी, लेकिन अब वहां से छोड़ दिया है। अच्छा अच्छा, तो आपने प्राइमरी डेटा के ऊपर रिसर्च किया है, जी सर। क्या फाइंडिंग रहा है आपका, आपके रिसर्च का फाइंडिंग क्या था, कंक्लूजन बताइए। सर मेरे सर मेरे ऑब्जेक्टिव थे कुछ जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड थे, जिसमें मैं ये देखना चाह रही थी कि वुमेन वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो इतनी जो पॉपुलेशन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही क्यों जा रही है। ऐसे कौन से जो मेजर फाइंडिंग ये आई थी कि पुश या पुल फैक्टर्स थे उसमें। तो ये निकल कर आया कि रादर देन पुश फैक्टर, पुल फैक्टर्स की अट्रैक्ट होकर ज्यादा जो महिलाएं थी वो वुमेन वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जा रही थी। और सर मेरा जो डेटा था वो 500 100 का था, 500 का बेस्ड स्टडी थी, जिसमें मैंने ईच कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था। डोमेस्टिक वर्कर्स थे, होम बेस्ड वर्कर्स थे, और फैक्ट्री वर्कर्स थे, और स्ट्रीट वेंडर्स भी कुछ लिए थे मैंने। अदर वर्कर्स में उसको कैटेगराइज कर दिया था। अच्छा, स्ट्रीट वेंडर के लिए अभी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्कीम चलाई है, कुछ स्कीम के बारे में आप बताइए स्ट्रीट वेंडर के लिए। सर कोविड के टाइम में मैंने बस ये था कि 10,000 रुपए के शायद उनको लोन प्रोवाइड किया जा रहा था। लेकिन उसमें भी कुछ वर्कर्स की से मेरी बात हुई थी, तो उनको वो फैसिलिटी नहीं दी जा रही थी। बैंक उनको लोन देने से मना करते थे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जिससे कि वो नहीं नहीं, अपना हम कुछ हम स्टार्टअप पूछ कर रहे हैं कि सके। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्कीम पार्टिकुलर चलाई हो स्ट्रीट वेंडर के लिए, तो उसका नाम बताइए अगर आपको याद आ रहा हो। सर मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम पर, लेकिन मुझे पता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। कौन सा पेपर आप तैयार जी करके आई हैं रूबी? सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। अच्छा, 3 जगह से आप तैयार करके आई हैं, ठीक है। जी सर। आप ये बताइए, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जब आप पढ़ते हैं जी सर। और रिवील्ड प्रेफरेंस आप पढ़ते हैं, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको क्या लगा? सर रिबल प्रेफरेंस थ्योरी में बेसिक अंतर ये है कि रिबल प्रेफरेंस थ्योरी वीक ऑर्डरिंग बेस है, सॉरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग बेस है, और इंडिफरेंस कर्व जो है वो वीक ऑर्डरिंग बेस है। इंडिफरेंस कर्व डिफाइन करता है कि उपभोक्ता दो वस्तुओं के बीच जब चुनाव करता है तो वो इंडिफरेंट रहता है। लेकिन रिबल प्रेफरेंस थ्योरी जो 1938 में प्रोफेसर सैमुअल्सन ने दी थी, उसमें ये कहा था कि उपभोक्ता अगर ए और बी दोनों में से किसी एक वस्तु का चुनाव करता है, ए बंडल का, तो वो ए पर ही करेगा। मतलब कंसिस्टेंसी और ट्रांजिटिविटी बनी रहेगी स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग बेस में। दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस था कि बेसिक डिफरेंस सर यही था। अच्छा अच्छा, आप ये बताइए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जी। रेंज क्या हो सकती है, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? इनफाइनाइट सर, जीरो से इनफाइनाइट। और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, और इलास्टिक, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? क्रॉस इलास्टिक सर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। गुड, वेरी नाइस। परफेक्ट कम्पिटिटिव अगर कोई फर्म है, जी। तो उसकी सप्लाई कर्व कैसी होगी रूबी? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म की सप्लाई कर्व सर, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व का उठता हुआ भाग, वो सप्लाई कर्व होता है सर किसका उठता हुआ परफेक्ट भाग होगा? कॉम्पिटिटिव मार्केट में। किसका उठता हुआ भाग सर होगा? शॉर्ट रन एमसी कर्व का, ऊपर उठता हुआ भाग। ऊपर उठता हुआ भाग का क्या मतलब है आपका?
सर जो एवरेज एवरेज कॉस्ट के मिनिमम कॉस्ट से ऊपर जब काटती हूँ उसका ऊपर वाला भाग सर। सर डायग्राम के थ्रू अभी मैं अच्छा, समझा एक नहीं माइक्रो सकती सर टीचिंग इसमें। अगर आपको करना हो तो कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको आप पसंद करेंगे पढ़ाना, बोर्ड टीचिंग? सर अगर मुझे मौका दिया जाएगा तो मैं हेरोडोमर मॉडल पढ़ाना चाहूंगी। ठीक है। वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ में और नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ में क्या डिफरेंस है? सर नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ जो होती है वो मतलब कि किस वारंटेड जी ए और जी एन। जी एन सर एल प्लस जी प्रोडक्टिविटी दिखाती है, और वारंटेड ग्रोथ है जो हमें एक इकोनॉमी को ग्रोथ चाहिए कि इस दर पे होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी को दिखाती है सर वो। अच्छा ठीक है, गुड। सत्यम सर बात करेंगे आपसे। वो भी आपका टॉपिक था अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर। तो क्या डिफरेंस जी होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में? सर बेसिक डिफरेंस तो यही है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्न बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, उसमें सारे जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो होते हैं, जो हमें जो प्रोविडेंट फंड की जैसे बेसिक फैसिलिटीज होती है वो नहीं मिलती है उसमें, ना ही कोई सिक्योरिटी होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सर। ठीक है, कौन कौन से आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जैसे सर ब्यूटी पार्लर हो गए, और ऑर्गेनाइज सेक्टर के सर बैंकिंग सेक्टर, जो हमारे पब्लिक बैंकिंग सेक्टर है, पब्लिक इंडस्ट्रीज है जो हमारी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो होती हैं। ठीक है, तो यूपी की इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो यूपी में कौन सा सेक्टर ऐसा है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है यूपी की इकोनॉमी में? सर अच्छा ओवर ये, यूपी की। जी जी सॉरी सर। बताइए बताइए। कौन सा ऐसा सेक्टर है सर? बेसिकली अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो इंडियन इकोनॉमी इज अ सर्विस लेड ग्रोथ होती है, जिसमें कैपिटल इंटेंसिव होती है, लेकिन ये जॉब तो प्रोवाइड हमें कराती नहीं है क्यों, ड्यू टू कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। और इंडिया जो है एक लेबर अबेंडेंट कंट्री है। इसीलिए सर इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर की प्रेफरेंस में बात करूं तो सर्विस सेक्टर ज्यादा ग्रोथ करता है। और अच्छा अनऑर्गेनाइज मेरठ, सेक्टर में भी मैं अगर बात करूं उत्तर प्रदेश में, सर स्पेसिफिक तो मुझे अभी नहीं पता, याद नहीं आ रहा है, लेकिन सर्विस सेक्टर ज्यादा ग्रोथ कर रहा है रादर देन ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर। मेरठ जो है आपका, मेरठ किस चीज के लिए फेमस है? कुछ ऐसा कहा मेरठ जाता है सर कि मेरठ, कैंची कैंची इंडस्ट्री के लिए और स्पोर्ट इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या अंतर है? सर फिस्कल पॉलिसी इज गवर्न बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, और उसके टूल्स है टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, इनकम, और मॉनेटरी पॉलिसी गवर्न बाय द आरबीआई। ठीक है, ओके सर। ठीक है, काफ़ी अच्छा रहा रूबी, आप जो है बिल्कुल सही बता रही हैं, थैंक यू कॉन्फिडेंट सर। हैं आप। थैंक यू और सर। देखिए इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चेक किया जाता है, नॉलेज तो आपका जो है प्रीलिम्स एग्जाम में, स्क्रीनिंग एग्जाम में और मेन एग्जाम में चेक किया जाता है। इंटरव्यू बोर्ड में हम लोग देखते ये हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप से अगर इंटरेक्शन करेगा स्टूडेंट तो आप कैसे उसको इंटरेक्ट करते हो, किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हो, है ना, चीज़ों को क्या इजीली समझा पाते हो कि नहीं। तो कॉन्फिडेंट हैं आप, ठीक है, बहुत अच्छा है। और आपका इंटरव्यू मुझे लगता है कितने तारीख को है रूबी आपका इंटरव्यू? सर 21 तारीख को है सर, 21 को और है। अच्छे से पढ़ लूंगी जो भी बहुत अच्छा कर टॉपिक्स लेंगे, आपने बताए हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे से हाँ आप कर सर। लेंगे, डोंट वरी। सर मैंने सोचा कि हेरोडोमर मॉडल ही उसको तैयार करूं, ठीक से आप, जितने क्योंकि भी क्लासेज हमने लिए हैं हेरेड डोमर इसको मॉडल और के, अच्छे बहुत से पढ़ लूंगी ठीक है, सर। बहुत अच्छा है। आप अच्छे से कॉन्फिडेंस हैं, देखिए कल थैंक से और आज में काफ़ी सुधार आया है। आप कंटिन्यूस बोलिए, यू रोज जी। आधे घंटे बोलिए, और बिल्कुल आप अच्छा कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक है बेटा, ओके, गॉड ब्लेस यू। सेकेंड, जी सर। नेक्स्ट कौन है? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट इसके बाद जिसका कल नहीं हुआ था वो देंगे। विजय, विजय आप ऑडिबल नहीं हैं, हेलो। इसके बाद किसको देना है मॉक इंटरव्यू? किसको देना है इसके बाद मॉक इंटरव्यू?
सर अब आ रही है आवाज़? जी आ रही है। जी सर। विजय जी। जी सर। अच्छा ठीक है। विजय, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम विजय है, मैं देवास जिले का निवासी हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा श्री शासकीय हाई स्कूल पटलादा से उत्तीर्ण की है। सर मैंने अपनी स्नातक की और स्नातकोत्तर की पढ़ाई सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से उत्तीर्ण की है। आपका सबसे फेवरेट कौन सा पेपर है जिसको आप पढ़ के आए हैं, आपको लगता है कि जिसके में आप कंफर्टेबल हैं? जी सर, एक सर माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है। हेक्सर रोलिन मॉडल क्या है? सर हेक्सर ओनिन मॉडल जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का मॉडर्न थ्योरी है सर। इसमें फैक्टर एंडोमेंट के आधार पर जो दो कंट्री है वो आपस में ट्रेड करते हैं। जो कंट्री श्रम प्रधान देश होता है वो श्रमिक वस्तुओं का निर्यात करता है, और जो देश कैपिटल जिसमें प्रमुखता होती है, जिसमें एंडोमेंट होता है, वो पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात करता है सर। अच्छा, तो कैसे आप पता लगाएंगे कि कौन कंट्री जो है कैपिटल अबेंडेंट है और कौन सा जो कंट्री लेबर अबेंडेंट है? व्हाट इज एक्चुअली क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग हु इज़ द कैपिटल अबेंडेंट, और कैसे डिफाइन करोगे कि कौन सा लेबर अबेंडेंट है? सर जिसकी प्राइस सर कम होगी, जहाँ पर जो प्राइस लेबर जिस कंट्री की जो फैक्टर एंडोमेंट है, जिसकी प्राइस लेबर की और कैपिटल की जिसमें सर जिनका रेशियो कम होगा, उस देश में हम लेबर इंटेंसिव कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट करेगी। दूसरे कंट्री से जिसका लेबर और कैपिटल का सर रेशियो कम होगा, उसमें लेबर इंटेंसिव कंट्री सर एक्सपोर्ट करेगी लेबर, और दूसरा जो है वो कैपिटल इंटेंसिव। कौन से दो क्राइटेरिया की बात करते हैं हेक्सर रूलिंग, कौन से दो क्राइटेरिया की बात करते हैं? सर अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है सर। फिजिकल क्राइटेरिया और आपने पढ़ा होगा प्राइस क्राइटेरिया। जी सर, अभी सर बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, पढ़ा है आपने? जी सर। ये क्या है? जी सर। इसको बताइए सर। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो रहता है उसका सबसे बेसिक वो जो रहता है, इसका इंटीग्रेशन का सबसे शॉर्ट फॉर्म रहता है, जिसमें कुछ कंट्री आपस में ट्रेड करते हैं। और सर जो कस्टम यूनियन होता है वो सबसे इकोनॉमिक यूनियन होता है, वो सबसे मार्केट का सबसे मोस्ट जो रहता है वो ट्रेड यूनियन होता है सर। करेंट अकाउंट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का करेंट अकाउंट है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, उसके सब अकाउंट क्या है? जी सर करंट अकाउंट में सबसे पहले ट्रेड जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है गुड्स का लेते हैं, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विसेज का लेते हैं सर। और उसमें फैक्टर जो इंटरेस्ट होता है और जो रेमिटेंस होते हैं दूसरे देश से, जो हमारे एक फाइनेंशियल ईयर में हम जब दूसरे देश से लेन देन करते हैं, तो वो उसमें शामिल होता है सर कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में सर। अच्छा, सत्यम सर आप बात करिए इनसे। विजय, आपका इंटरव्यू एमपी का है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का? जी सर। तो इस बार जो एमपी का आपका बजट आया है उसका टोटल बजट क्या है? सर टोटल बजट की वैल्यू है 4,18,370 करोड़ रुपए। बजट में हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कौन है? आपके जो एमपी इकोनॉमी का बजट है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? सर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में कृषि क्षेत्र का है, जिसमें उसका योगदान 43% है। और एम्प्लॉयमेंट में? सर एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा सर सर्विस सेक्टर है। दो कॉस्ट आपने सुनी होंगी, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्या अंतर होता है दोनों में? सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फर्म्स जो रहती है जो फर्म्स रहती है, खुद की जो कॉस्ट रहती है, जिसमें कच्चा माल जो रहता है वो सारी कॉस्ट फर्म वहन करती है, खुद की कॉस्ट होती है। और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट रहती है सर, वो फर्म जो प्रोड्यूसर्स होता है वो बाहर से, जैसे कि बिजली जो है उसका किराया, रेंट वगैरह, ये सब जो रहती है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है सर। हेलो। अच्छा, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन,
क्या अंतर है दोनों में, और इनके एक एग्जांपल अगर आप बता पाए। सर मोनोपोली कंपटीशन में जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक ही सेलर होता है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में MP और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं तो सर। अभी इंटरव्यू देने जा रही और हो मोनोपोली में जैसे सर मोनोपोली के एग्जांपल में हम करोगे तो ठीक है, देख कोर्स सकते नया हैं बैच कि शुरू है, ज्वाइन जो करिए। आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैं इलेक्ट्रिसिटी जो रहती है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का इसको हम देख इंटरव्यू सकते ले हैं रहा हूँ सर। इस समय। इलेक्ट्रिसिटी जो रहती बच्चे है जा रहे वो इंटरव्यू देने, उन्हीं का इंटरव्यू ले रहा हूँ। मोनोपोली सेक्टर में होती है, और मोनोपोलिस्टिक में सर प्रोडक्ट डिफरेंशिएट पाया जाता है। चलो ठीक, तुम इसी नंबर कोई पर व्हाट्सएप करो, मैं एग्जांपल इसका। एप्लीकेशन भेज रहा हूँ, एप्लीकेशन पहले डाउनलोड करो, फिर मैं सर बात करता हूँ मोनोपोलिस्टिक interview के। एग्जांपल में जो फर्म्स होती हैं वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आपने बताया कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं, तो कौन सी ऐसी मार्केट है जहाँ पे आप देखते हैं कि वहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अच्छा ये बताइए, जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है, ये आपका जी सर। एसी और एबीसी के मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ऐसा क्यों? सर जैसे कोई फर्म जो प्रोडक्शन बढ़ाती है तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट होती है वो पहले कम होती है, और मार्जिनल कॉस्ट उससे भी कम होती है। और जैसे कोई फर्म अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करती है तो उसकी एवरेज कॉस्ट सर बढ़ जाती है, इस इकोनॉमी ऑफ स्केल के कारण। तो इसीलिए जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एसी को एमसी जो है वो एसी को नीचे से कट करती है। चलिए ठीक है, बढ़िया किया आपने। विजय, एक बार आप अच्छा दिव्य सर बता से रहे हैं, बात। आप अच्छा बता रहे हैं। थोड़ा सा जो है और चीज़ों को पढ़ लीजिए और आप बहुत अच्छा कर लेंगे। प्रैक्टिस अभी भी कर सकते हैं आप। जी। प्रैक्टिस अभी आपके पास कितने दिन का टाइम है? अभी इंटरव्यू कितने दिन है? सर 17 तारीख को है। 17 तारीख को है। तो जी सर। आप 17 जो है कब, जुलाई में है आपका? अभी सर अभी हाँ जुलाई में ही। अच्छा, तो ठीक है। अभी आप जो है बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस कॉन्फिडेंस ऐसे ही बनाए रखिएगा। कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपको जी अच्छी सर। है, तो बिल्कुल जो है प्रेशर मत लीजिए, और जितना बोल सकते हैं डेली बोलिए। खुद जो है कॉन्सेप्ट जो है जी सर। आपको भी समझ में आया, आप अपने दोस्तों के से बैठ के या जो भी आपके साथ हैं उनको समझाइए, और थोड़ा खड़े होकर बोलिए कि बोर्ड टीचिंग भी अगर करने को कहा जी जाए तो सर। बोर्ड पे तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके बेटा, तो जी ठीक है। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। ऑल इज वेल, गुड, गॉड ब्लेस यू बेटा। नेक्स्ट, और किसका बात बाकी है जिसका कल नहीं हो पाया था? जल्दी से आप लोग आइए, जिसका कल नहीं हो पाया था। आप लोग इतने लोग हमको मैसेज करते हो कि सर मेरा छूट गया है, और जब यहाँ पर होता है तो आप लोग घबराते हो, या फिर जो भी प्रॉब्लम आपको आती है पता नहीं हमको। किसका है? इसके बाद किसको करना है? सर मेरा हो जाएगा, मेरा कल भी हो गया था सर। नहीं, जिनका कल नहीं हुआ था पहले उनका होगा, जिनका कल नहीं हुआ था उनका पहले होगा। जी सर। कोई थैंक ऐसा यू है सर। जिनका कल नहीं हुआ था? आप में से कोई ऐसा है? प्रिया, तुम्हारा हो गया था कल बेटा? पिंकी, निखिल, बीबो, किसी का बाकी है जो कि इनका कल नहीं हुआ था? सबका हो गया था कल? ठीक है, तो अगर आप लोगों का कल हो गया था तो कुछ बातें हैं जो आपसे मैं कर लूँ। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इंटरव्यू बोर्ड जब आप जाएंगे तो नॉर्मली जो इंटरव्यू बोर्ड होता है वो ट्रेंड बोर्ड होता है। बहुत कम ही ऐसा हो कि इंटरव्यू बोर्ड ट्रेंड नहीं हो। वो शुरू में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, और पूछा जाना भी चाहिए जिससे आप बिल्कुल शांत हो जाएं और बिल्कुल सहज हो जाएं। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, अपने जो है जहाँ से रहने वाले हैं वहाँ की क्या आपके पास लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है उसको बताइए। तो छोटी मोटी चीज़ें आपसे पूछ के आपको नॉर्मलाइज किया जाता है। ये बोर्ड की ट्रेनिंग का पार्ट होता है। जब आप नॉर्मल हो जाते हैं तो आप सहजता से अपनी बातों को वहाँ पे रख पाते हैं। तो पहला चीज़ देखो, इंटरव्यू जो है आप सहज तरीके से दीजिए। बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में भारी भरकम शब्दों का प्रयोग से बचिए। जितना सामान्य आप बोल सकते हैं, जितना नेचुरल आप हैं, जितना जो आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी है वही पर्सनालिटी वहाँ पे दिखनी चाहिए। इंटरव्यू बोर्ड में कभी आपको झूठ नहीं बोलना है, कभी भी नहीं, नेवर। अगर आप जॉब में हैं और आप बोलते हो मैं जॉब में नहीं हूँ, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आप खुद नर्वस होने लगेंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू बोर्ड में कभी आपको झूठ नहीं बोलना है।
जितनी सादगी से आप अपने बातों को रख सकते हैं, जितनी सहजता से रख सकते हैं, उतनी सहजता से रखिए। और चूंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है, इसमें इंपॉर्टेंट है सहजता, सरलता। आप स्टूडेंट को कितने आसानी से चीज़ों को समझा लेंगे। तो आपकी जो एक्चुअली जो बताने का तरीका होना चाहिए वो बिल्कुल सरलता के साथ, सहजता के साथ होना चाहिए। इसमें कोई इशू नहीं है, आपको बहुत कलिष्ठ चीज़ों को नहीं बताना है, नॉर्मल चीज़ों को जितना आप कर सकें। और अपनी जो नेचुरल पर्सनालिटी है, किसी दूसरे की पर्सनालिटी को मत तोड़िए। आप अपने पर्सनालिटी में रहिए, आप अपने को शांत बनाए रखने का प्रयास करिए। कभी भी जैसे बोर्ड है, बोर्ड मान लो कि अगर उनकी मेज आपके पास तक आती है तो कभी उसके ऊपर हाथ मत रखिए। कभी भी उनके अगर ऐसा नॉर्मली होता है कि आप उनका मेज आप तक आएगा ही नहीं, नॉर्मली ऐसा व्यवस्था ही होता है। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा मिल जाए कि आपके हाथ उनके मेज तक या टेबल तक जा रहा है, तो उनके टेबल को आप जो है टच नहीं करेंगे। उनसे परमिशन लेके आप अपना चेयर लेंगे। ऐसा नहीं हम गए और कुर्सी खींच के बैठ गए। आप कुर्सी के पास खड़े हो जाइए और उनसे परमिशन लीजिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट उनसे परमिशन लेके आप चेयर पे बैठिए। सारे बोर्ड मेंबर को नमस्ते कर लीजिए। सबसे पहले जो सामने बैठा होगा आपके एकदम चेयर के सामने, वो बोर्ड का मेंबर होगा, वही एक्चुअल नंबर देता है। और नंबर देने के पहले जितने एक्सपर्ट हैं उनसे वो राय लेता है, बस पूरी उसके ऊपर पूरा का पूरा जो हमारा आयोग का मेंबर है वो जितने नंबर चाहे उतना दे सकता है। वो सिर्फ जो है एक्सपर्ट का ओपिनियन लेता है। वो उसके पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो दूसरे के बातों को सुन के समझ जाता है कि आपकी क्या नॉलेज है। आप समझ रहे हैं, आप लोग इतने लोग बैठे हैं और हम लोग जब बात कर रहे हैं तो आपको खुद ही लग रहा होगा कि ये बच्चा अच्छा बोल रहा है। अगर आप इकोनॉमिक्स वाले नहीं हैं तब भी आप समझ जाएंगे कि अच्छा बोल रहा है। तो इसलिए वो इतना एक्सपर्ट होता है, इतना ट्रेंड होता है कि उसको हर बातें पता रहती हैं। तो हमेशा याद ध्यान रखिए कि जो आपके सामने जो चेयर के सामने बैठा है वो बोर्ड का मेंबर है। सबसे पहले जाके उसको नमस्ते करना है आपको। गुड मॉर्निंग हो, अगर मॉर्निंग सेशन में आफ्टरनून है तो आफ्टरनून करिए। उसके बाद जब नमस्ते करिए तो सारे जितने एक्सपर्ट हैं उनको एक बार जरूर देखिए और उनके सामने भी सर झुका लीजिए। अब ऐसा ना हो कि सबको नमस्ते, अरे सर आपको नमस्ते, सर आपको नमस्ते, ये वाला काम मत करिए। एक को सामने वाले को आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे और सबके तरफ देख के आप जो है अभिवादन कर देंगे, जिससे कि ये लगे कि आप जो है आप इंटरव्यू। कपड़े का बहुत ध्यान रखिएगा कि आप क्या कपड़ा पहन के जा रहे हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ लड़कियों को कि अगर आप साड़ी पहन सकें तो पहन लीजिए। अगर साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है तो आप सूट पहन सकती हैं, बट एक ऐसा सूट होना चाहिए कि जो लगे कि आप एक फॉर्मल ड्रेस में हैं, कभी भी इनफॉर्मल नहीं रहिए। बच्चों को कभी भी जीन्स नहीं पहनना चाहिए, नेवर। अगर आप जीन्स पहन के जाएंगे तो वैसे ही आपको बाहर कर देगा, और मेरा ऐसा रहेगा तो पक्का बाहर कर देगा। तो आप अपना जो है ना, जो भी आप जो पहन के जाते हैं उसको आप देखिए। एक हम लोगों ने दिया है बुकलेट, उसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। दूसरा चीज़ है, कई बार वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारे मास्टर में पेपर कौन से थे, तो एक बार अपना मार्कशीट निकाल के मास्टर में जो पेपर थे उसका नाम लिख लीजिए। आप ऐसे कहिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, गलत है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव, उसके पेपर के नाम होते हैं। कई जगह क्या होता है, मैं आपको ये भी बता दूं कि कई जगह क्या होता है, जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कई बार एक्सपर्ट होता है, अब वो आपको चेहरे से नहीं पहचानता, बट वो जानना चाहता है कि क्या आप मेरे ही यूनिवर्सिटी से हैं, तो वो पूछ लेता है पेपर का नाम। अगर वो पेपर का नाम बता लेते हैं तब भी वो समझ जाता है कि आप मेरे यूनिवर्सिटी से। कई बार आपका भला भी हो जाता है। तो सारे लोग अपने पेपर का नाम जरूर देख लें कि मास्टर में कौन कौन से पेपर आपके थे, और उसके नाम याद कर लीजिए। सिर्फ ये कहिए माइक्रो था सर, मैक्रो था, डेवलपमेंट नहीं। डेवलपमेंट का एक नाम होगा, ग्रोथ इकोनॉमिक्स का देखिएगा एक नाम होगा। तो आप सब पेपर को एक जगह पे रख लीजिए। अगर आपने पीएचडी करके रखा है तो अपने पीएचडी के थीसिस को एक बार जरूर देख लीजिए कि उसका हाइपोथेसिस क्या है, उसका जो है आपने कंक्लूजन क्या निकाला है, उसका जो है हाइपोथेसिस आपने क्या बनाया है, क्या जो है आपका थीसिस था, उसके ऊपर वो क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो उसको आप लोग जरूर देखिए। जो रिसेंट इश्यूज चल रहे हैं, जैसे आप देखो कि आजकल जो इशू चल रहा है वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जो सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है, जो सप्लाई चेन डिसरप्शन है, हॉर्मूज वाला इश्यू है, या फिर आप देखेंगे कि जो एनर्जी क्राइसिस जो है उसके बारे में भी आपको जरूर देखना चाहिए कि एनर्जी क्राइसिस क्यों है, उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, एआई का डेंजर क्या है, किस तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहा है। ओके, इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो डिक्लाइन करा है, एफडीआई काफ़ी डिक्लाइन करा है। उसके पीछे रीजन क्या है, जो करेंसी हमारी कंटिन्यूस डिप्रिशिएट कर रही है। आप देखिए 94-95 तक जो है डॉलर की वैल्यू चली जा रही है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों जो है डॉलर की वैल्यू लगातार डिप्रिशिएट कर रही है। अगर वो एक हाइपोथेटिकल आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि मान लो कि आज के डेट में आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए और आप $1 इक्वल टू 1 रुपीज़ कर दिया जाए, तो क्या आपकी इकोनॉमी के लिए बेटर है? ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप इसका जवाब देंगे कि क्यों नहीं बेटर है। अगर आज के डेट में $1
$1 हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो जाएगी। आपकी करेंसी अगर बहुत ज़्यादा जो अप्रिशिएट कर जाए तो उसके क्या इशूज आएंगे, अगर आपकी करेंसी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट कर जाए तो क्या इशू। तो जब आरबीआई मैनेज्ड एक्सचेंज रेट के ऊपर काम कर रहा है तो वो देखता है कि आपके जो एक्सचेंज रेट को एक लिमिट में रखा जाए, तो वो लिमिट में रखने का, एक रेशनल लिमिट में रखने का प्रयास करता है, जिससे आपके एक्सपोर्ट में कम्पिटिटिवनेस भी बने रहे और आपका जो है बहुत ज़्यादा जो है अप्रिसिएशन की वजह से आपको प्रॉब्लम भी ना हो सके। तो इन चीज़ों को देख लीजिएगा। अक्सर बोर्ड मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन पूछेगा, एज लाइक रिपो रेट के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, रिवर्स रेपो रेट के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा कि रेपो रेट क्यों रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है, कौन सा एक ऐसा रेट है जिसको आरबीआई जो है सिर्फ चेंज करती है, ओनली वन फ्लेक्सिबल रेट क्या है, उससे कौन कौन से रेट जुड़े हुए हैं। लाइक एग्जांपल, अगर रेपो को आप पढ़ते हो तो रेपो कॉल्ड पॉलिसी रेट, दूसरे रेट को आप पॉलिसी रेट नहीं करते हो, रेपो को आप पॉलिसी रेट करते हो। तो वो रेपो रेट से ही रिवर्स रेपो रेट जुड़ा हुआ है, रेपो रेट से ही जो है आप देखेंगे कि अपर लिमिट लोअर लिमिट से जो है आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे चले जाएंगे, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी चले जाएंगे। तो ओनली वन फ्लेक्सिबल रेट है, रेपो रेट क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, रेपो रिवर्स रेपो में कौन ज़्यादा होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, रिवर्स रिपो रेट की जगह पे अब कौन सा जो है दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स आ गया, क्यों रिवर्स रिपो को हम यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। कुछ लोग क्वेश्चन बजट से पूछते हैं, मतलब वो फिस्कल डेफिसिट से क्वेश्चन पूछेंगे। फिस्कल डेफिसिट की अगर लिमिट जो है अगर बहुत कम कर दें, फिस्कल डेफिसिट को घटा के 1% कर दें तो इससे क्या इंपैक्ट आएगा। अभी 15 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट चल रहा है, तो ये फिस्कल डेफिसिट को अगर घटा के हम बहुत कम कर दें तो क्या भारत जैसी इकोनॉमी में इसका इंपैक्ट पड़ेगा। डिफरेंट टाइप के डेफिसिट के कंसेप्ट क्या है आपका, पब्लिक डेट क्या होता है, पब्लिक डेट में और फिस्कल डेफिसिट में फ़र्क क्या होता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन। कुछ लोग जो होते हैं जो नेशनल इनकम से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछते हैं, कुछ लोगों का ऐसे जो एक्सपर्ट हैं जो नेशनल इनकम से आपसे क्वेश्चन, कभी कभी कुछ बोर्ड ऐसा भी आ जाता है जो कभी आपसे स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर कोई ऐसा एक्सपर्ट आया है जो कि उसी का ही एक्सपर्ट है तो वो आपसे पूछ लेगा। स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, रिग्रेशन से ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, कर्टोसी से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक बार आप लोग ध्यान से जो है इनको भी पढ़ लीजिएगा, स्क्यूनेस क्या है, कर्टोसिस क्या है, रिग्रेशन क्या है, कोरिलेशन क्या है, इसकी जो है वैल्यू क्या होती है। ओके, कोरिलेशन का जो है आपका जो है रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, अगर +1 है तो क्या रिप्रेजेंट करता है, -1 है तो क्या होता है, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या है, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बेसिक एजम्पशन क्या है, ब्लू क्या होता है, आप समझ पा रहे हैं, ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर सिस्टम क्या है, ओएलएस मेथड क्या होता है। केवल क्या एक ओएलएस ही मेथड है जिससे हम अल्फा हेट और बीटा हेट निकालते हैं, या तो कई मेथड है, उन मेथड्स का नाम आप देख लीजिएगा। मल्टी कोरिलेटरी हेट्रोसेडास्टी क्या होता है, ऑटो कोरिलेशंस की प्रॉब्लम क्या है। तो ये बेसिक जो है कई बार वो पूछते हैं, अगर वो बेसिकली अगर एक्सपर्ट ही स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स का है तो आप लोग सीधी सी बात है इंटरव्यू में डरना के नहीं है। और इंटरव्यू बहुत आप सोचे कि मैं बहुत पढ़ के बहुत विद्वान हो जाऊंगा, तो यहाँ विद्वता की चीज़ें भी नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, इसमें जो है विद्वता वाली बात नहीं है। आपको अगर टाइम अगर 1 महीना का और मिल जाए और आप सोचे कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यू की तैयारी कर लूँगा, तो टाइम मिलने से इंटरव्यू की तैयारी नहीं होती। जितना टाइम है मैं मानता हूँ मोर देन सफिशिएंट है, उसमें बिल्कुल कम नहीं है। आप अपने क्षमताओं का पूरा यूज करिए, पॉजिटिव बिल्कुल रहिए, बिना मतलब के आज के जो 15 दिन 10 दिन आपके पास टाइम है तो बिल्कुल किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, जितना आप मेडिटेट करेंगे उतना ज़्यादा आप कंसंट्रेट होंगे। तो मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को मेडिटेशन करना चाहिए ताकि जो है वो चीज़ों को अच्छे से समझ सके, शांत रह सके, चीज़ों को अच्छे से सुन सके। तो आप लोगों से जितने भी है, महिलाओं के लिए तो और भी ज़रूरी है, महिलाओं के लिए मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि पुरुषों से भी ज़्यादा जरूरत महिलाओं को है कि वो मेडिटेट करें, उनको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, योगा करना चाहिए। तो आप लोग इंटरव्यू तक कंटिन्यूअस आप योगा करिए, कम से कम आधे घंटा योगा करिए, मेडिटेशन करिए, वॉक करके आइए, किसी से उलझिए मत, किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज मत करिए, बिल्कुल अपने अलग रखिए और बोलने का प्रैक्टिस करिए। जो चीज़ें आपको लगता है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको देख लें तो उनको आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हैरेड ओवर मॉडल से क्वेश्चन पूछते हैं, सोलो ग्रोथ मॉडल से वो लोग क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सचेंज रेट से क्वेश्चन पूछते हैं। एमपी की क्या प्रॉब्लम्स है, अगर कोई मॉडल एमपी के डेवलपमेंट के लिए बनाया जा सकता है तो क्या बनाया जा सकता है, एमपी में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या इशू है, ओके, फिर जो है पॉवर्टी का क्या इशू है, अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चलाई है तो एमपी में क्या स्कीम चलाई है, बेसिकली जो है पॉवर्टी के लिए या अनएम्प्लॉयमेंट के लिए या वीमेन एम्पावरमेंट के लिए या फिर स्ट्रीट वेंडर के लिए क्या चलाई हुई है। तो इन सब चीज़ों को भी आप जरूर देख लीजिए कि क्या एक्चुअली जो है गवर्नमेंट जो है कर रही है डिफरेंट सेक्टर के लिए। ओके, वीमेंस के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, बजट में गवर्नमेंट क्या कर रही है, भारत में जो है कौन कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम चल रही है, फूड इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम चल रही है, तो आप ये देख लीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, स्टैगफ्लेशन क्या इशू होता है, या फिर आप
कई बार मैं देखता हूँ कि स्टैगफ्लेशन से लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फूड इन्फ्लेशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, कोर इन्फ्लेशन क्या है। तो एक बार आप लोग इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इन्फ्लेशन क्या है, रिफ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या है ना, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, इसको कैसे करते हैं, इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है। कई बार जो है मैं देखता हूँ सेंसेक्स से क्वेश्चन पूछते हैं लोग, नोट करते रहिएगा हमारी बातों को, सेंसेक्स से क्वेश्चन पूछते हैं कि सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स कैसे घटता है, सेंसेक्स कैसे बढ़ता है, क्या इसके लॉजिक हैं, बुल्स क्या होते हैं, बियर क्या होते हैं, है ना। तो एक बार कई बार मैं देखता हूं कि जब बच्चे मुझसे बात करते हैं तो उनसे शेयर मार्केट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, सेंसेक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, शेयर क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है, शेयर बॉन्ड डिवेंचर में फ़र्क क्या होता है। ये तमाम चीज़ों को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और अगर सोचो आप में से किसी का कोई इंटरव्यू देने गया और पहला ही क्वेश्चन उसको बाउंसर मिल गया, कई बार ऐसा होता है कि भाग्य ही खराब हो, पहला ही क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया, तो वहीं पे देखिए आपकी असली परीक्षा है। पहला क्वेश्चन अगर बाउंसर आ जाता है तो आप डरिएगा मत, आप जो है उसको मुस्कुराते हुए थोड़ा सा जो है कह दीजिएगा प्लीज़ सर इसको जो है हम इस समय रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी दूसरा क्वेश्चन पूछिए। ऐसा जो है नहीं होगा कि आप उसमें उसी क्वेश्चन को आप सोचते रहें पूरे इंटरव्यू में। कई बार ऐसा होता है कि हमको एक आध क्वेश्चन नहीं आया तो हम उसको वहीं पे लगते हैं थारूली सोचने कि मेरा इंटरव्यू नहीं, ऐसा नहीं है। एक दो क्वेश्चन अगर आप नहीं बता पाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके इंटरव्यू में नंबर नहीं मिलेंगे। मेरा तो मानना है कि नंबर आपके बताने पे नंबर मिलते ही नहीं है, आप किस तरीके से बता रहे हैं इसके ऊपर नंबर मिलते हैं। केवल क्वेश्चन का आंसर बताने से नंबर नहीं देता बोर्ड देखता है कि आप बता किस कॉन्फिडेंस से रहे हैं, क्या जो है आपका एटीट्यूड है, कितने मैनर के साथ आप बैठे हैं बोर्ड के सामने, है ना। वो ऑब्जर्व करते रहते हैं, जो बेसिकली मेंबर है वो ऑब्जर्व करता है ये तमाम चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई आप में से किसी को डाउट है इंटरव्यू को लेके तो एक बार मुझसे पूछ ले कि क्या कोई डाउट है। तो अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है। सर बस मुझे थोड़ा सा करंट इकोनॉमी का पूछना था कि मतलब कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे मुझे बस करंट इकोनॉमी से ज्यादा डर लगता है कि कुछ करंट में ना पूछ ले, नहीं तो बेसिक कॉन्सेप्ट में पूछ लेता तो कोई नहीं ठीक है, दिक्कत नहीं है करंट में सर। अगर पूछ लेगा तो करंट में आप एनर्जी इशू को तैयार कर लीजिए, रूपी डिप्रिसिएशन को तैयार कर जी लीजिए, एफडीआई वाले इशू को तैयार कर लीजिए, एमएसएमई के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, एमएसएमई क्या है उसके ऊपर तैयार कर लीजिए, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। कई बार वो पूछते हैं डी लाइसेंसिंग क्या होता है, ओके। कई बार पूछते हैं एमआरटीपी एक्ट क्या होता है, क्यों आया था। तो एक बार फेमा क्या है, फेरा क्या है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। और वर्तमान में जो हॉर्मुज का स्थिति चल रहा है, जो क्राइसिस चल रहा है एनर्जी क्राइसिस, उसको जरूर पढ़ लीजिए। डॉलर का जो एप्रिसिएशन हो रहा है, रूपी का डिप्रिसिएशन हो रहा है, इसको पढ़ लीजिए कि क्यों डॉलर इतना एप्रिसिएट कर रहा है, क्यों नहीं डॉलर के जो है कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट आ पा रहा है, ओके, जिससे कि डॉलर को हम लोग जो है सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो ये सारी चीज़ों को आप पढ़ सकती हैं, जितना भी आप जो है जो भी पढ़िए, बट प्रेशर लेके मत पढ़िए। कि ऐसा नहीं है कि आप प्रेशर में लेके पढ़ रहे हैं कि ये मुझे आता ही नहीं, आप बिल्कुल इससे मत डरिए कि मुझे इतना चीज़ मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि देखो इसका आदि अंत नहीं है। आप माइक्रो इकोनॉमी से पढ़िएगा तो अभी भी कितना भी पढ़ लिए आप साल भर पढ़ सकते हैं, तो उससे आप परेशान मत होइए। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उसको पढ़ते रहिए और बोलने का प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, बोलने का प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। अभी रोज़ आप लोग बोलिए, पर डे बोलिए, जितना आप बोलेंगे उतना आपको लगेगा कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ। और जब इंटरव्यू होगा ना तो इंटरव्यू आपको लग जाता है कि इंटरव्यू मेरा अच्छा हो रहा है। तो बस कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, भगवान का नाम लेके जाइए, माता पिता का चरण स्पर्श करके जाइए, पॉजिटिव रूप में जाइए। कभी भी बोर्ड को आपको देख के, आपके कपड़ों को देख के, आपके हाव भाव को देख के नहीं लगना चाहिए कि आप जो है उस पोस्ट के काबिल उसके लिए नहीं बने हैं, ओके। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। और कोई कुछ पूछना चाहता है? जी सर। एमपी इकोनॉमी से भी कुछ क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, एमपी इकोनॉमिक से भी पूछ लेंगे, एमपी की स्पेसिफिक प्रॉब्लम से भी पूछ लेंगे। अगर जिस डिस्ट्रिक्ट से आप रहने वाले हैं वहाँ कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है या वहाँ कोई इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है तो वहाँ से आप देख लीजिए कि क्या रिसोर्सेज है, वहाँ पे क्या आपके पास डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज है। जैसे यूपी में आप देखेंगे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, तो क्या कोई इस तरह का प्रोग्राम आपके वहाँ है डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट टाइप का, उसको आप लोग देख सकते हैं। एमपी का इकोनॉमी का जो है क्या जो है इंडिया की इकोनॉमी में क्या, अगर कंपैरेटिव स्टडी अगर आप कर लें तो एमपी की इकोनॉमी कहाँ पे है। 1 ट्रिलियन जो अगर डॉलर का टारगेट हम बनाएं एमपी इकोनॉमी के लिए तो क्या फीजिबल होगा कि नहीं, किस तरीके से उसको हम जो अचीव कर सकते हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? सत्यम सर और कुछ आप बात करना चाहते हैं, इन लोगों से कुछ बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं।
ठीक है सर, यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन तो वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, बस इम्पोर्टेंट ये है कि किस तरीके से आप जवाब देते हैं। क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं जहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस जो है बस वो दिखना चाहिए कि हाँ आप उस पोस्ट के लिए लायक हैं, उस पोस्ट के लिए काबिल हैं। तो यही चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट जो आपके बेसिक्स हैं बस वो गलत ना हो। फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वहाँ पे अगर आप ये बोलते हैं कि हमें ये अभी याद नहीं है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बस वो गलत ना हो। जानते हो इंटरव्यू में बस उल्टी गंगा, कुछ लोग उल्टी गंगा बहा के आते हैं, ऐसा मत समझो। इंटरव्यू में एक से एक महारथी पड़े हैं, इंटरव्यू बोर्ड में भी उल्टी गंगा बहा के आते हैं, उनसे लड़ झगड़ के आते हैं। ऐसे भी हमारे स्टूडेंट हैं कि बोर्ड से ही लड़, ऐसा बिल्कुल मत करिए। पूरा का पूरा अथॉरिटी उसके पास है, उससे आप क्यों पंगा लेंगे, आप क्यों उसको चैलेंज कर देंगे मैंने गलत नहीं सर सही बताया। अगर वो हद कर रहा है कि गलत है तो आप मान लीजिएगा कि गलत है। अगर उसके एक्सप्रेशन से आपको लग जाएगा तो प्लीज़ उनसे लड़ाई मत करिएगा। कई बच्चे मेरे साथ ऐसे हैं जो वहाँ पर उल्टी गंगा बहा के आए हैं, उनसे ही लगे हैं बहस करने। एक लड़का का क्या, दिग्विजय सर यही बताए थे सर, आप कैसे बता रहे हैं, अब बताइए। अब वो दिग्विजय सर को जानता है नहीं जानता है, क्या बताए हैं, ये कोई बात। अगर वो बता रहा है वो मान लीजिए, आप जो है उससे बहस जी। नहीं करिए। ओके, तो आप बस आप विनम्रता से अपने बातों को रखिएगा और जो है बिल्कुल भगवान का नाम लेके जाइए और एकदम जो है प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। रोज़ मेडिटेशन करिए, पर डे जो है मेडिटेशन करिए, योगा करिए आप लोग इंटरव्यू तक। और मुझे लगता है कि हमेशा करिए। इंटरव्यू तक क्या है, आपकी जो है बोलने की जो है आपकी जो क्षमता बढ़ेगी। ओके।